तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 355 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से आगे होते वो किसी और जगह पे और चैप्टर में बकवास लिखी हुई होती है। तो मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो वार्निंग के दोनों डिस्पल होती है वो आपस में लड़ने लगते हैं कपड़ों के लिए, जहाँ पे बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा ऐसे ही लड़ाई होती है, जिसको कि मतलब ऐसे ही कह सकते हो दोस्ती यारी में होती है। तो इसका मैं स्किप करता हूँ। समझ लो ऐसा कि कपड़ों के लिए लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे वार्निंग उन दोनों को एक फादर एक मास्टर की तरह डांट भी रहा होता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो एक अलग ही जगह पे आ चुके होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता कि वो अभी एक सेलेस्टियल क्लैन से काफ़ी ज़्यादा दूर जगह पे मौजूद थे और वो क्या था कि मैड मैम मैं बस एक बार आ जाऊँ। जिसके बाद वो क्या था कि टीचर जीवानलू आपका डिस्पल आने वाला है। जिसके बाद वो उस आईसी जगह से गायब हो जाता है, मतलब अपने वो टीचर के पास मिलने जा रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग ही जगह के, एक सी के जगह के, जहाँ पे वेव्स आ रहे होते, समुद्र में लहरें उठ रही होती हैं। वहाँ पे हमें एक सी ड्रैगन को भी दिखाया जाता है, जिस पर कि बैठकर असल में वाइन अपने दोनों डिस्पल्स के साथ वहाँ पे निकल चुका होता है और वह भी अपने टीचर जीवानलू की खोज में निकला होता है, जो कि असल में एंशिएंट डॉग की तरफ निकल रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है अनफॉर्चुनेटली सेलेस्टियल क्लैन में मैंने किंग सुन, सीटू नान और बाकी सारे बंदों जैसे ली कियान मैन को नहीं ढूंढ पाया। चलो उससे छुड़ाने दो, मैं फिर से वहाँ पे जाऊँगा कहीं और तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। मेरी कल्टीवेशन अभी भी कम है, तो पहले मुझे अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाके अपने आप को ग्रैंड एम्पर के लेवल तक ले जाना होगा। फिर जाके बाद में मैं अपने टीचर से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करूँगा। फिर मैं बाद में जाके वन एयर को सोल को ढूंढूंगा। अभी के फिलहाल यही सारे प्लान्स उसके मन में चल रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी होता है कि वन एम तुम्हारी आखिरकार सोल की सिल्वर कहाँ है, जिसके मैम मैं तुम्हें कम्प्लीटली अवेकन कर सकूँ, तुम्हें फिर से वापस ला सकूँ। वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। अब जबकि पहले उसकी कल्टीवेशन इतनी नहीं थी कि वो उनको वापस ला सके, लेकिन अभी तो उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो दिखाया जाता है कि वो अपने पास से एक डिसेंडेंट की चीज़ को निकालते, जो कि एक ब्लड स्वॉर्ड होता है जिसमें कि सील लगी हुई होती है। और वो कहता है कि अभी के फिलहाल में कल्टीवेशन लेवल से मैं सील इस ब्लड स्वॉर्ड के फुल पावर को रिलीज कर सकता हूँ। वो उसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मतलब सील हटाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काउंटलेस पावर्स निकलने लगती है। जैसा आप समझ लो कि एक स्वॉर्ड की स्किन को उधेड़ दिया जाता है। अब सील के टूटने के कारण उस स्वॉर्ड्स में से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेट निकलने लगता है, जो कि 500 किलोमीटर सी के दौरे को घेर लेता है। चारों तरफ फैलने लगता है, उसकी पूरी बॉडी आर्मर से कवर हो जाती है। इसके राइट हैंड ब्लड स्वॉर्ड से कवर हो जाती है और यह इतना पावरफुल होता है कि वो आसमान तक को काट कर रख सकते हैं। जिसके बाद वाइन अपने उसी ब्लड स्वॉर्ड को वापस रखते हुए कहता है ये हाउंड टाउन में जहाँ टीचर अभी मौजूद है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो जगह अभी कैसे है। जिसके बाद वो कहता है कि जब मेरे स्वॉर्ड फ्रैगमेंट को एब्जॉर्ब किया था तो मेरी मेटल एसेंस कंप्लीट हो चुकी थी, मेरी 5 एलिमेंट्स एक साथ तक फ्यूज हो चुकी थी और मेरी कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ चुकी है। मतलब अभी वाइन अभी लेट स्टेज ऑफ वाइट ट्रूबलेंट पे आ चुका है, जो कि पहले मिड स्टेज वाइट ट्रूबलेंट हुआ करता था, जिसके कारण उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और साथ में उसने अगर 2 इथेरियल एसेंस को कल्टीवेट कर लिया तो अपनी पीक वाइट ट्रूबलेंट पे आ जाएगा। जिसके बाद ब्रेक थ्रू का टाइम आएगा, जो कि उसे इथेरियल एसेंस में कल्टीवेट करने के बाद ही हो पाएगा। जिसके बाद वो अपने पावर्स को बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है और कहता कि शायद मैं कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने में। जिसके बाद कुछ दिन और बीत चुके होते हैं, जहाँ पे वो अभी इथेरियल एसेंस पर रिलाई कर रहा होता है, लेकिन फिर से वो अपने सारे 5 एलिमेंट्स को सबको मिलाकर अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। अभी वो उसी सी ड्रैगन पे बैठ के कल्टीवेट करना शुरू करता है, जब तक कि वो सी को पार करके वहाँ पहुँच जाए। अब देखा जाए तो वहाँ पे वो फ्लाई करके टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके भी जा सकता था, लेकिन उसे कल्टीवेशन भी करनी थी, इसलिए वो सी ड्रैगन के साथ वहाँ पे बैठकर उसके साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसे अभी ज़रूरत थी तो टाइम की। अब दिन पर दिन टाइम बीतने लगता है, वेव्स और भी इंटेंस होने लगते हैं समुद्र के, वहाँ पे पावर्स और भी बढ़ने लगती हैं, लेकिन वॉन्गलिन वहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में उसे एक ब्लैक मॉस्किटो बीस्ट दिखती है, जिसको कि वहाँ पे वानी देखता है और वो असल में एक निशानी होती है कि वो एंशिएंट क्लैन में आ गया। कुछ महीने और लग जाते हैं। फाइनली वाइन अपनी आंखों को खोलता है, फाइनली उसे महसूस होता है कि वो अपने एंशिएंट क्लैन में वापस आ चुका है। जिसके बाद दिखाया जाता है
एंशिएंट क्लैन का सीन जो कि ब्लैक अर्थ से कवर अप हुए होता है और चारों तरफ वहाँ पे डेलिकेट ब्यूटी मौजूद होती है। उसी वक्त वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक सप्रेशन भी लगी हुई होती है, बाकी शायद सेलेस्टियल क्लैन की जैसे वो नहीं होती है। ये एंशिएंट क्लैन 3 कंट्रीज में डिवाइड थी, एंशिएंट सी, एंशिएंट डा और एंशिएंट जी में ये तब्दील होती हैं और सबके अलग अलग खतरे होते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के बंदे होते हैं और यहाँ पे दोनों इंटायर चीज होता है। यहाँ पे अगर कभी भी कोई भी बंदा अटैक करता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती, अटैक करने वाला या तो मारा जाए या तो पूरा का पूरा क्लैन ही खत्म हो जाता है। यही सिर्फ 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने वाले कोई छोटे मोटे बंदे तो नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ग्रैंड एम्प्रेस भी यहाँ पे फाइट करने से कतराते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल ये एग्जिस्टेंस होती है। वार्निंग यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, वो इन सब चीज़ों के बारे में पहले जुआन लुओ से के वर्ल्ड में सुन रखा था, साथ में पर्पल यांग सेंट्स के रिकॉर्ड्स में भी देख रखा होता है। लुफिन यहाँ पे सेलेस्टियल क्लैंस में जाने वाला होता है, वो अभी एंटर करके अपने टीचर से भी मिलने वाला होता है। वो अपने हाथों को नीचे करके वहाँ के धूल को उठाता है, जैसे कि हम लोग पहली बार कई दफ़ा बाद अपने घर लौटते हैं तो अपनी मिट्टी से प्यार करते हुए, ऐसा ही वाइन ऐसा कर रहा होता है। कहता है टीचर आपका डिस्पल एंशिएंट क्लैन में वापस आ चुका है। अब यहाँ पे वो सीधे अपने टीचर से मिलने के बजाय वो वहाँ पे ऐसे ही जाकर देखने लगता है, वो सारे एंशिएंट क्लैन मेंबर्स को देखने लगता है ऊपर पहाड़ पर चढ़कर, जहाँ पे सारे लोग ऐसे ही क्राउड में नॉर्मली लाइवलीहुड जी रहे होते हैं। और वांग का पहला दफ़ा था जहाँ पे वो इतने सारे एंशिएंट क्लैन मेंबर्स को देख रहा होता है, जिनमें से कुछ डेमन्स होते हैं, एंशिएंट डेमन्स, एंशिएंट गॉड्स, ये सारे मतलब कह सकते हो मिक्स तरीके के लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, अलग अलग कास्ट के कह सकते हो रह रहे, लेकिन फिर भी वो फाइट नहीं कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ के द्वार को, जहाँ पे लोग वहाँ से हट रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के गार्ड्स उन सबको हटा रहे होते हैं, वहाँ के एंट्रेंस को खाली कर रहे होते हैं। वांग भी वहाँ पे आ चुका होता है। बताया जाता है कि वहाँ पे एक ब्लडी मैन वहाँ पे आकर सबको साइड बाय साइड हटाने लगता है और एक ही हाफ इंस्टेंस में वहाँ का कंप्लीटली जितना भी जगह होता है खाली हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली खाली हो चुका था। जहाँ पे पहले भीड़ लगी थी वहाँ पे कोई नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ बीच में उस रोड की जगह पे सिर्फ वांग ही खड़ा होता है, जिसके कारण जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी ब्लडी मैन होते हैं, उन सब की नज़र वांग पे चली जाती है, क्योंकि सभी बंदे वहाँ से तो निकल चुके थे, क्योंकि कोई आने वाला होता है इसलिए सबको हटा रहे होते, लेकिन वांग वहाँ से नहीं हटा होता। लेकिन तभी वहाँ पे 2 ब्लडी मैन आकर कहते कि रुको तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो। अब वांग भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है। वो दोनों बंदे वांग से पूछते कि आखिरकार तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो वांग धीरे से कहता है वांग, तो वहाँ पे वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, यहाँ पे तुम सिटी के अंदर क्यों नहीं गए, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन टोकन क्या है, और वहाँ पे अपनी क्लैन मार्क को रिवील करो कि तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो। और वांग वहाँ पे अपने पास से एक चीज़ को निकालता है जो कि 9 स्टार्स होते हैं, जिसको देखकर जो कि असल में उसे एंशिएंट क्लैन से मिली होती है, और जैसे वो 9 स्टार अपीयर होती हैं वो दोनों बंदे मानो यहाँ पे डरने लगते हैं और अपने हाथों को जोड़कर पीछे मुड़ते हुए उनके सामने झुकते हुए कहते हैं ग्रीटिंग गॉड लॉर्ड, हमसे माफ़ करना कि हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें पनिश कीजिए। अब ये देखकर वांग हैरान हो जाता है, वो अपने एक्सप्रेशन को तो चेंज नहीं करता, लेकिन वो सोचने लगता कि आखिरकार इस टोकन की क्या मतलब है कि इसको दिखाने के बाद ही ये बंदे इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, मुझे ग्रीट कर रहे हैं, मुझे गॉड लॉर्ड बुला रहे हैं। यहाँ पे वांग शौक तो होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, मुझे इसका पता लगाना होना है। यहाँ पे उस किताब से बात करते हुए कहता है कि मैं वंडर करता हूँ कि आखिरकार 9 एंशिएंट डेमन गॉड इसका मतलब क्या है। वांग सोचने लगता है, जिसके बाद वांग दिखाया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे पास यहाँ का मैप जेड मौजूद है। अब ये देखकर वो बंदे सोचने तो लगते, लेकिन वो जल्दी से अपने पास से मैप को निकाल कर वांग को देते हुए कहते कि ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मैप है कहलाया जा सकता है। वांग इसको देखने लगता है, जिसके बाद वांग उन से पूछता कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये सिटी सील क्यों की जा रही है। तो वो बंदे कहते हैं कि गॉड लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्लैक स्टोन सिटी में प्रिंस डू आने वाले हैं, जो कि हमारे एंशिएंट डाओ एम्बेसडर अराइव करने वाले हैं। वानी सोचने लगता कि क्या एंशिएंट डाओ के एम्बेसडर, और आखिरकार वो उससे पूछता है कि ये क्या होता है। मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में था तो मुझे डिटेल में बता। जिसके बाद में वो बताने लगते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास एक रूमर आई
दिखाई हुई है कि वहाँ पे प्रिंस अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन की तलाश कर रहे हैं जिससे कि वो शादी कर सके। यहाँ पे ये मैटर ट्रू है या नहीं ये बंदा नहीं जानता। अब वानी सोचने लगता है कि एक कॉन्क्यूबाइन को चूज करना, वो तो 100 साल ले रहे, इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं। अब वानी यहाँ पे सब चीज़ें देख रहा होता है, जितने भी बंदे वहाँ मौजूद होते वो सभी वानी को ही देख रहे होते। लेकिन इसी के साथ वहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं जिनमें से एक 10 फीट वाला बंदा होता है और 2 ओल्ड मैन टाइप के बंदे होते हैं। एक ओल्ड मैन टाइप और एक बंदा बहुत ही हैंडसम मिडिल एज का बंदा होता है। और वो वहाँ पे आकर वानी की तरफ देखने लगता है, वो वानी से डिटेल निकालने लगता है। वहाँ पे वो भी जान जाता है कि ये तो ग्रेट लॉर्ड है और वो उसको ग्रेट करने लगते हैं। जहाँ पे ये सभी बंदे वानी को कहते हैं कि ये आप फेलो कल्टिवेटर, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे आप कौन है। और वहाँ पे मिडिल एज कहता है कि मैं कौंसी हूँ। और साथ में जो एक और बंदा यंग बंदा होता है वो चुपचाप रहता है। अब वानी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरा नाम वानी है, बस मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे प्रिंस आने वाले हैं एंशिएंट डॉग एम्बेसडर के रूप में, अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो ब्लडी मैन कहता है कि जबकि आप यहाँ पे आए तो आप हमारे गेस्ट है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। अब ऐसे ही वो उससे बात करने लगते हैं और वहाँ पे उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब उससे ऐसे ही कह सकते हो कि उसे शक हो रहा था उन तीनों बंदों को, इसलिए वो वहाँ पे वन से इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते कि क्या यहाँ पे ये बंदा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वन को देखा नहीं था इसलिए वो उनसे बात करने लगते हैं ताकि अगर कोई शक हो तो यहाँ पे उससे पंगा लेकर उसको मारा जा सके। लेकिन यहाँ पे उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो सील मौजूद है, ये जो टोकन मौजूद है वो किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं रह सकते क्योंकि ये ग्रेट गॉड लॉर्ड का टोकन है। इसलिए वो उनसे अच्छे से बात कर रहे होते हैं और तभी दिखाया जाता है कि वांग जो कि उससे अच्छे से बात करता है तो वो भी सबसे अच्छे से बात कर रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये सारी बातें हो ही नहीं होती कि तभी वहाँ पे प्रिंस की एंट्री हो जाती है और चारों तरफ उसके ऑरा बिछने लगते हैं। दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं वहाँ पे सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं, बस एक ही बंदा होता है जो वानी जो कि उसके सामने झुका नहीं होता। मतलब जानते हो वानी की पावर कितनी ज़्यादा है, वो एक छोटे मोटे प्रिंस के सामने झुकेगा ही क्यों, यहाँ तक कि वो सेलेस्टियल एम्प्रेस के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े होकर ही उसके ग्रीट कर रहा था, ना कि उसके सामने झुका होता है। और सामने वाला बंदा देखकर, अब देखो प्रिंस के साथ एंशिएंट डेमन भी आया होता है जिसको देखकर वार्निंग कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी एंशिएंट डेमन तो नहीं है, जिसके बाद वो उसकी तरफ देखने लगता है। हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही एक्साइटेड होता है कि यहाँ के सभी बंदे झुके हुए होते हैं, लेकिन जब उसकी नज़र वार्निंग पे जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि इतने सारे बंदे के बीच में से आखिरकार एक बंदा कैसे है जो कि अभी तक झुका नहीं है। और यहाँ पे मैं साथ में एक वुमेन को भी दिखाया जाता है जो कि वार्निंग को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो भी बंदा वार्निंग की तरफ देखने लगता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पे आखिर तुम कैसे कर सकते हो, और वो उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तो यहाँ पे वो यंग मैन जो कि अभी 3 बंदे आए हुए थे उनमें से एक यंग बंदा उनसे कहता है प्रिंस से कि ये मैं क्लांसमैन डिसरेस्पेक्टफुल है, मुझे माफ करिएगा। तो वो बंदा कहता कि क्या ये नया बंदा रिक्रूट किया तुमने। तो वो बंदा कहता कि हम ये बस अभी आया है, ये आपको नहीं जानता इसलिए आपके सामने झुक नहीं रहा है। तो प्रिंस कहता कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद वो उसकी तरफ देख कर कहता है टूओलुओ मतलब जो उसका है गार्डिंग एंशिएंट डेमन होता है, उससे क्या आता है वांगलिन को मारने के लिए। और जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने स्वॉर्ड को लेकर वांगलिन को मारने के लिए निकल पड़ता है, मतलब अपने क्लॉथ से वांगलिन को मारने के लिए निकल पड़ता है, अपने मॉन्स्टर डेमोनिक ऑरा को निकाल कर उस पर अटैक कर देता है। और यार यहाँ पे बंदा या प्रिंस है किस नाम का कि वो वांगलिन पे अटैक करवा रहा है, जबकि उसे पता है कि ये सामने वाला बंदा कौन है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि प्रिंस बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होगा, यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल बंदे के साथ पंगा ले रहा है, लेकिन हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि असल में ये सभी प्रिंस का पहले से ही प्लान होता है। वो यहाँ पे किस हिसाब से अटैक कर दिखाया जाता है कि वो टॉलो जो कि होता है एंशिएंट डेमन वो वांगलिन पर अटैक कर देता है। उसकी पावर्स किसी भी नॉर्मल या फिर एसेंडेंट एम्पायर की जितनी होती है, जिसके कारण वो उस पर अटैक करता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाता है वांगलिन बस बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करके आगे निकल जाता है, जिसको देखकर तो उस एंशिएंट डेमन की भी हालत खराब हो जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकते हैं। उसे भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार वो उस अटैक से बचा कैसे। उसकी पावर्स किसी 9 स्टार एंशिएंट गॉड की जितनी
होती है और यहाँ पे वो सोचने लगता कि आखिरकार ये बंदा कौन है। वो भी यंग मैन जो होता है जो कि प्रिंस से बोला होता कि ये नया बंदा है, इसको कुछ नहीं पता, वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि वो भी जानता था कि इस जो एंशिएंट क्लैंस की डेमन होती है वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसकी पावर एक एंशिएंट एसेंडेंट एम्प्रॉय की जितनी होती है और वो जानता था कि जो ये सामने वाला वांगलिन है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वो भी हैरान हो जाता है लेकिन वो बंदा फिर से नहीं रुकता, वो फिर से उस पर अटैक कर दे रहा है ताकि वो वांगलिन को मार सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है वांगलिन जो कि अपने पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पे जो बंदा उस पर अटैक कर रहा था जो एंशिएंट डेमन होता है वो वहीं पे गिर जाता है, उसके प्रेशर से दमने लगता है, वो डर से कांपने लगता है, वो एक मिजरेबल रोल करता है, वो रोने लगता है। और इस नज़ारे को देखकर तो सभी बंदे हैरान हो जाते हैं, यहाँ के प्रिंस और जितने भी बंदे होते हैं वो सभी हैरान हो जाते, किसी को समझ नहीं आता। अब यहाँ पे वो इसलिए शॉक हो गए थे क्योंकि यहाँ पे वो प्रिंस वो एंशिएंट डेमन के पावर्स के बारे में अच्छे से जानता है और यहाँ पे सामने वाला बंदा वांगलिन उसे अपनी सिर्फ नजरों से ही वहाँ पे दबा के रख दिए होता है। इसको देखकर तो प्रिंस के एक्सप्रेशन भी घबराहट से भर जाते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार उस प्रिंस का क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।